कहा ना, मुझे अब कोई मकान चेंज नहीं करना है। अरे मैं तंग आ चुकी हूँ सामान लेकर यहाँ से वहां भागते हुए। अब हम ये मकान तभी छोड़ेंगे जब हमारा अपना घर बन जाएगा। मैंने किराए के मकान का जिक्र कब किया? मैंने तो बस यही कहा कि चलो तुम्हें तुम्हारा नया घर दिखा कर लाता हूँ। क्या मतलब? तुम मुझे अपना घर दिखाने ले जा रहे हो? हाँ बाबा, मकान सस्ते में मिल रहा था तो मैंने डील फाइनल कर ली। बस शहर से थोड़ा सा बाहर है। कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगी। मैं आज बहुत खुश हूँ पवन, हमारा अपना घर आखिर हमें मिल ही गया। कुछ देर बाद पूर्वी और पवन उस मकान को देखने के लिए जाते हैं। पवन, ये मकान है या कोई हवेली? कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है? ये किसी जमींदार की हवेली थी। उसके बेटे और बहू सब विदेश में सेटल हो गए और शहर से इतना दूर होने की वजह से ये 15 सालों से यूं ही खाली पड़ी हुई है। पवन, ये घर ना वाकई में बहुत खूबसूरत है। हम लोग जल्दी से यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। एक बार घर में सामान सेट हो जाए तो फिर पंडित जी को बुलाकर हवन भी करा लेंगे। ठीक है पूर्वी। अगले सप्ताह में घर की साफ सफाई करने के बाद वे दोनों हवेली में शिफ्ट हो गए थे। पवन तो सुबह ही ऑफिस चला जाता था और इसीलिए बेटी गुड्डी के स्कूल जाने के बाद पूर्वी अकेले ही घर में सामान सेट कर रही थी। सबसे पहले अपनी तस्वीर लगाकर बेडरूम को सजा लेती हूँ। पूर्वी बेडरूम में अपनी और पवन की तस्वीर लगाने लगती है। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और कमरे की खिड़की झटके से खुल जाती है। हवा के दबाव के कारण पवन और पूर्वी की तस्वीर नीचे गिरकर टूट जाती है। पूर्वी कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसे हॉल से किसी भारी सामान के खिसकने की आवाज आती है। मेरे अलावा तो घर में कोई है भी नहीं, फिर ये सामान हिलाने की आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है हवा के कारण कोई सामान गिर गया होगा। मुझे वहम हो रहा है। पहले पूरे घर की खिड़कियां बंद कर देती हूँ। पूर्वी जाकर हॉल की खिड़कियां बंद कर देती है और फिर से अपना बेडरूम सजाने लगती है। तभी उसे एक बार फिर से हॉल से कुछ आवाज सुनाई देने लगती है। पूर्वी घबराते हुए फिर से हॉल में आती है तो देखती है कि हॉल की खिड़कियां खुली हुई हैं और तेज हवा के कारण आवाज कर रही हैं। पता नहीं ये खिड़कियां बार बार कैसे खुल जाती है। मैं अभी तो कुछ देर पहले खिड़कियां बंद करके गई थी। पूर्वी जाकर रसोई में खाना बनाने लगती है। तभी वह रसोई की खिड़की से बाहर झांक कर देखती है कि बाहर गार्डन का झूला जोर जोर से हिल रहा है, जैसे कोई उस पर बैठा हुआ हो। गुड्डी तो अभी तक स्कूल से आई भी नहीं है, फिर झूले पर कौन झूल रहा है? कौन है? कौन है वहां? पूर्वी रसोई से झांक कर तेज आवाज में पूछती है तो अचानक ही झूला रुक जाता है और किसी के पायल की आवाज छम छम करते हुए झूले से दूर जाती हुई सुनाई देती है। छम छम की आवाज सुनकर पूर्वी अंदर तक कांप गई थी। अब अकेले में उसे ये घर काटने को आ रहा था, इसीलिए वो अपनी बेटी के स्कूल से आने का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद, मम्मा, घर पर कोई आया हुआ है क्या? नहीं तो, तुमसे किसने कहा? आप मजाक कर रहे हो ना मम्मा? अरे ये कोई मजाक करने की बात है क्या? मम्मा, अभी जब मैं बस से उतरी तो मैंने देखा ऊपर बालकनी में कोई आंटी खड़ी हुई मुझे घूर रही थी। अरे क्या बात कर रही हो? घर में मेरे अलावा कोई भी नहीं है। गुड्डी की बात सुनकर पूर्वी को अब पहले से भी ज्यादा डर लगने लगा था। ये कैसे घर में ले आए हो तुम हमें? हमें यहाँ नहीं रहना। पूर्वी पवन को दिन भर में हुई सारी घटनाएं बताने लगती है। अरे कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो पूर्वी? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम समझ नहीं रहे हो पवन, यहाँ कुछ है। माना कि मुझे वहम हो रहा है, लेकिन गुड्डी क्या वो भी झूठ बोल रही है? अच्छा ठीक है, अब तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो, गुड्डी का ध्यान रखना और मैं घर आकर तुमसे बात करता हूँ, ठीक है? पूर्वी गुड्डी को खाना खिलाने के बाद अपने कमरे में सुला देती है। शाम को पवन के घर आने के बाद, पवन, तुम्हें नहीं लगता कि इस घर में कुछ गड़बड़ है?
वरना इतनी बड़ी हवेली यूं ही लावारिस छोड़कर कोई कैसे जा सकता है? पता नहीं मेरी अकल पर कैसे पत्थर पड़े थे कि ये बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची। देखो पूर्वी, तुम ज्यादा मत सोचो। अभी नई नई जगह है, तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ होगा। और गुड्डी तो भी बच्ची है, उसकी बातों पर यकीन करके अपने घर को छोड़ देना कौन सी समझदारी है ये? तुम ही बताओ मुझे। पवन की बात सुनकर पूर्वी चुप हो जाती है। खाना खाने के बाद सभी सोने के लिए बेडरूम में पहुंच जाते हैं। आधी रात के बाद ये कैसी आवाजें आ रही हैं? लग रहा है कहीं झगड़ा हो रहा है और कोई औरत जोर जोर से रो रही है। पवन अभी सोच ही रहा था कि तभी पूर्वी की भी नींद टूट जाती है। पवन, क्या तुम्हें ये चीख पुकार की आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, ऐसा लगता है जैसे पड़ोस में कोई झगड़ा हुआ है। आप शायद भूल रहे हैं, हमारे आस पड़ोस में कोई नहीं रहता। फिर ये आवाज से किसकी है? पूर्वी की बात सुनकर पवन अपने माथे पर आया पसीना पोंछकर कमरे से बाहर निकलता है। आवाज तो ऊपर वाले कमरे से आ रही है, लेकिन वहां कौन हो सकता है? घबराते हुए वो सीढ़ियों के ऊपर जाकर ऊपर का कमरा खोलकर देखता है। दरवाजा खोलते ही आवाज आनी बंद हो जाती है। ये कमरा तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। पवन कमरा बंद करके जैसे ही वापस जाने को मुड़ता है, फिर से किसी औरत की जोर जोर से चीखने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं और पवन घबराकर दौड़ते हुए वापस अपने कमरे में लौट आता है। कुछ पता चला आवाज कहां से आ रही है? देखो तुम घबराओ नहीं, सोने की कोशिश करो, कुछ नहीं होगा। कुछ देर बाद उस औरत की चीखने की आवाज बंद हो जाती है। उसके बाद पूर्वी, पवन और गुड्डी को भी नींद आ जाती है। कुछ देर बाद पूर्वी की नींद खुलती है तो वो खुद को जमीन पर पड़ा हुआ पाती है। जल्दी उठो पवन, देखो हम तीनों यहाँ जमीन पर सोए हुए हैं। हम तो बेड पर सोए थे ना, फिर जमीन पर कैसे आ गए? पता नहीं पूर्वी, ये सब क्या हो रहा है। तुम गुड्डी को उठाकर बेड पर लिटाओ, मैं जल्दी कुछ करता हूँ। अगले कुछ दिन पूर्वी के जीवन में भूचाल बनकर आए थे। अब उसे हर पल किसी के उसके आसपास होने का एहसास होने लगा था। पवन, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगी। कभी मुझे लगता है कि कोई अंदर के कमरे का दरवाजा पीट पीट कर रो रहा है, और जब मैं वहां जाकर देखती हूँ तो कमरे में कोई नहीं दिखाई देता। मुझे अक्सर किसी औरत की चीखने की आवाज़ें सुनाई देती है। ऐसा लगता है कोई उसे मार पीट रहा है और वो दर्द से चीख रही है। इतना ही नहीं, कभी कभी तो बाहर गार्डन में झूला खुद ब खुद हिलने लगता है। तुम और गुड़िया तो आराम से सो जाते हो, लेकिन मैं पिछले 1 सप्ताह से एक पल के लिए भी नहीं सोई हूँ। आंखें बंद करते ही मुझे अपनी आंखों के सामने एक भयानक चेहरा दिखाई देने लगता है। देखो पूर्वी, मैंने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी लुटाकर ये घर खरीदा है। प्लीज थोड़ा सब्र करो। मैंने एक शास्त्री जी से बात की है। हमारे घर में गृह शांति के लिए आने को वो तैयार हो गए हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि पूजा के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है पवन, अब शास्त्री जी को बुलवा लो। हम अपने घर में शांति के लिए हवन कराएंगे। हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए। पवन अगले ही दिन शास्त्री जी को पूजा करने के लिए अपने घर में बुला लेता है। शास्त्री जी जैसे ही शांति पूजा शुरू करते हैं, उन्हें घर के अंदर से किसी के रोने की और सिसकने की आवाज सुनाई देने लगती है। आपके घर में कुछ नकारात्मक ऊर्जा है जो मेरी पूजा में विघ्न पैदा कर रही है। शास्त्री जी बिल्कुल ऐसा ही अनुभव हमें भी हुआ है, और इसीलिए तो हमने आपको यहाँ पर बुलाया है। पवन की बात सुनकर शास्त्री जी एक बर्तन में पानी भरकर कुछ मंत्र बुदबुदाते हैं और उसके बाद सिंदूर को उस पानी में डालकर मंत्रों की सहायता से सिद्ध करने लगते हैं। आप लोग घबराइएगा नहीं। आपके घर पर जो भी साया भटक रहा है, अभी वो इस पानी में दिखाई देने लगेगा। इसके बाद शास्त्री जी मंत्रों का जाप करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही पलों के बाद
उस सिंदूर वाले लाल पानी में किसी औरत की आकृति दिखाई देने लगती है। कौन है तू? बोल। मैं इस महल की रानी हूँ, रानी नीलांबरी। मेरे पति राजा विक्रम ने कभी मुझे प्रेम और सम्मान नहीं दिया। हर रोज मुझे जानवरों की तरफ पीटकर वे अपना अहम तुष्ट करते रहे। एक दिन उन्होंने मुझे इतना पीटा कि उनकी पिटाई से मेरी जान चली गई। जीते जी मैं अपने पति का विरोध नहीं कर सकी, इसलिए मरने के बाद मैंने विक्रम को भी उसी तरह तड़पा तड़पा कर मार डाला जैसे उसने मुझे मारा था। लेकिन तब भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मेरी रूह इस राजमहल में कैद होकर रह गई। कुछ समय बाद ठाकुरों ने राजमहल पर कब्जा कर लिया और राजमहल गिराकर अपनी हवेली बना ली। लेकिन मैंने कभी किसी को इस हवेली में रहने नहीं दिया। ये हवेली सिर्फ और सिर्फ मेरी है। जो भी यहाँ आएगा अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। ये रूह इस जगह से जुड़ी हुई है। वास्तव में ये आत्मा आपका अहित नहीं चाहती है, किंतु यदि आप उसके आशियाने में रहने की कोशिश करेंगे तो वो विरोध करने के लिए आपका नुकसान अवश्य